कभी कभी दुख हमें इसलिए नहीं तोड़ता कि वो बहुत बड़ा है, बल्कि इसलिए कि हमारा मन उसे बार बार छूता रहता है। एक घटना हुई, वो गुजर गई, लेकिन मन वो वहीं रुक गया। वही याद, वही सवाल, वही काश, और फिर वही दर्द। तो एक सवाल उठता है, क्या हमारा दुख केवल उस घटना में है, या उस घटना के बारे में हमारी लगातार चलती हुई सोच में भी है? यहीं जिद्दू कृष्णमूर्ति का विचार अचानक बहुत असहज हो जाता है। सॉरो इज एन इंडिकेशन ऑफ अ डल माइंड। पहली नजर में यह वाक्य कठोर लगता है। क्या दुख महसूस करना मतलब हमारा माइंड डल है? नहीं, शायद यहां बात दुखी होने की नहीं है। बात है हम दुख को कैसे देखते हैं। एक संवेदनशील मन किसी दर्द को महसूस कर सकता है, लेकिन एक कंडीशन्ड माइंड उसी दर्द को पकड़कर बैठ सकता है। वो उसे याद करता है, उसकी कहानी बनाता है, उसमें अपना मैं जोड़ता है, फिर उसी कहानी को बार बार जीता है। घटना शायद एक बार हुई थी, लेकिन थॉट उसे 100 बार दोहरा सकता है। और यहीं सौरो का एक दूसरा चेहरा दिखाई देता है। हम अक्सर दुख से बाहर निकलना चाहते हैं। हम खुद को व्यस्त करते हैं, ध्यान हटाते हैं, किसी नई चीज में खो जाते हैं, किसी को दोष देते हैं, या खुद से कहते हैं समय सब ठीक कर देगा। लेकिन क्या समय वास्तव में सौरो को समझता है, या केवल कैलेंडर बदलता है? अगर मन वही मेमोरी, वही अटैचमेंट, वही रेजिस्टेंस, वही फियर लेकर चलता रहे, तो क्या केवल समय गुजरने से भीतर कुछ बदल जाता है? कृष्णमूर्ति का सवाल शायद यहीं से शुरू होता है। क्या हम सौरो को खत्म करने की कोशिश में उसे समझने का अवसर ही खो देते हैं? क्योंकि जिस क्षण हम किसी अनुभव को तुरंत बदलना चाहते हैं, उसी क्षण हम उसे पूरी तरह देखना बंद कर सकते हैं। और शायद सौरो को समझने की शुरुआत उसे हटाने से नहीं, उसे बिना भागे देखने से होती है। लेकिन यहां एक और गहरा सवाल हमारा इंतजार कर रहा है। जब हम कहते हैं मैं दुखी हूं, तो क्या वास्तव में मैं और दुख दो अलग चीजें हैं? या जिसे हम ऑब्जर्वर कहते हैं, वो भी उसी सौरो का हिस्सा है? यहीं से हमारी असली यात्रा शुरू होती है। अध्याय 1, दुख से भागना या उसे देखना। दुख आता है और हमारा मन तुरंत कुछ करने लगता है। उसे रोकना है, उसे समझाना है, उसे भूलना है, उससे बाहर निकलना है। लेकिन शायद सबसे कम किया जाने वाला काम है उसे बस देखना। मान लो किसी बहुत करीबी व्यक्ति से तुम्हारा रिश्ता अचानक बदल गया। शायद उसने तुमसे बात करना बंद कर दिया, शायद कोई उम्मीद टूट गई, या शायद वो व्यक्ति तुम्हारी जिंदगी से चला गया। घटना हुई, उसका अपना एक अंत था, लेकिन तुम्हारे भीतर वो घटना शायद वहीं खत्म नहीं हुई। रात में वही बातचीत याद आती है। अचानक कोई पुराना मैसेज दिखाई देता है, कोई जगह दिखाई देती है, कोई आवाज सुनाई देती है, और माइंड तुरंत अतीत में लौट जाता है। तुम सोचते हो ऐसा क्यों हुआ? अगर मैंने उस दिन ऐसा नहीं कहा होता तो? काश सब पहले जैसा हो जाता। और धीरे धीरे एक घटना एक कहानी बन जाती है। फिर कहानी एक पहचान बन सकती है। मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है। यही सौरो केवल एक फीलिंग नहीं रहता, वो थॉट की मूवमेंट बन जाता है। और शायद यही वो जगह है जहां कृष्णमूर्ति का सवाल महत्वपूर्ण हो जाता है। क्या हम वास्तव में सौरो को देख रहे हैं, या सौरो के बारे में सोच रहे हैं? इन दोनों में बहुत अंतर है। दर्द महसूस होना एक बात है, लेकिन उस दर्द के बारे में लगातार सोचना दूसरी बात। एक चोट लगी, उस क्षण दर्द है, लेकिन उसके बाद मन कहता है मेरे साथ ही क्यों? अब मैं कभी खुश नहीं हो पाऊंगा। उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मेरी जिंदगी हमेशा ऐसी ही रहेगी। अब केवल घटना नहीं चल रही, अब थॉट चल रहा है, मेमोरी चल रही है, कंपैरिजन चल रहा है, रेजिस्टेंस चल रहा है,
और माइंड उस अनुभव को बार बार वर्तमान में ला रहा है। फिर हम कहते हैं मैं दुख में हूं, लेकिन शायद हमें रुककर देखना चाहिए, दुख कहां है? क्या वो अभी इसी क्षण मौजूद है या अभी मेमोरी मौजूद है? क्या अभी कोई घटना घट रही है या मन किसी पुरानी घटना की तस्वीर को दोहरा रहा है? ये सवाल दुख को नकारने के लिए नहीं है। दुख वास्तविक महसूस हो सकता है, लेकिन उसे समझने के लिए शायद हमें उसके साथ ईमानदार होना पड़ेगा, बिना उसे तुरंत बदलने की कोशिश किए, बिना ये कहे कि मुझे स्ट्रांग बनना है, मुझे पॉजिटिव रहना है, मुझे इसे भूल जाना है। क्योंकि कभी कभी स्ट्रांग बनने की कोशिश भी एस्केप बन सकती है। हम दुख को स्वीकार नहीं कर रहे होते, हम केवल उसके ऊपर एक नया विचार रख रहे होते हैं और फिर कहते हैं मैं ठीक हूं, लेकिन भीतर कुछ अभी भी बोल रहा होता है। यही ऑब्जर्वेशन महत्वपूर्ण हो जाता है। ऑब्जर्वेशन का मतलब यह नहीं कि तुम अपने दुख को पसंद करो, नहीं, इसका मतलब यह है कि तुम उसे हमेशा पकड़े रहो। इसका मतलब केवल इतना है, कुछ क्षण के लिए उससे भागो मत। देखो कि वो कैसे आता है, किस थॉट के साथ आता है, किस मेमोरी से जुड़ता है, किस उम्मीद को छूता है और कैसे एक थॉट दूसरे थॉट को जन्म देता है। शायद तब तुम्हें दिखाई देने लगे कि सौरो केवल एक घटना नहीं है, उसके साथ माइंड की पूरी मूवमेंट जुड़ी हुई है। और जब मूवमेंट दिखाई देने लगती है, तभी एक अलग तरह की समझ की संभावना पैदा होती है, क्योंकि किसी चीज को बदलने से पहले उसे देखना पड़ता है। और शायद सौरो के साथ हमारी सबसे बड़ी समस्या यही है, हम उसे समझने से पहले ही उससे छुटकारा पाना चाहते हैं। अध्याय 2, याद, विचार और मन की बनाई कहानी। एक घटना खत्म हो सकती है, लेकिन उसकी मेमोरी हमेशा उसी दिन खत्म नहीं होती। कभी कोई पुराना गाना सुनाई देता है और अचानक कई साल पुरानी कोई शाम याद आ जाती है। किसी जगह से गुजरते हुए कोई चेहरा याद आता है या किसी की कही हुई एक छोटी सी बात, और मन कुछ ही सेकंड में पीछे चला जाता है। बाहर सब कुछ वर्तमान में है, लेकिन भीतर एक पुरानी कहानी फिर से खुल जाती है। यही मेमोरी और थॉट के बीच का अंतर समझना जरूरी है। मेमोरी अपने आप में कोई समस्या नहीं है। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी मेमोरी पर ही टिकी हुई है। हम लोगों को पहचानते हैं, रास्ते याद रखते हैं, भाषा सीखते हैं, अपने अनुभवों से समझ विकसित करते हैं। इसलिए सवाल यह नहीं है कि मेमोरी क्यों है, सवाल शायद यह है, जब कोई मेमोरी किसी गहरे इमोशनल अनुभव से जुड़ जाती है, तब हमारा माइंड उसके साथ क्या करता है। मान लो किसी रिश्ते से बहुत उम्मीदें थीं, फिर वो रिश्ता बदल गया या खत्म हो गया। घटना अपने समय पर हुई, लेकिन मेमोरी में केवल वो व्यक्ति नहीं बचता, उसके साथ कई और चीजें भी जुड़ सकती हैं। कुछ बातचीत, कुछ उम्मीदें, कुछ अधूरे प्लान्स, एक ऐसा फ्यूचर जिसे हमने कभी इमेजिन किया था। और फिर जब हम अकेले होते हैं, मेमोरी केवल अतीत की तस्वीर नहीं दिखाती, थॉट उसके आसपास एक पूरी कहानी बनाना शुरू कर सकता है। ऐसा क्यों हुआ? अगर उस दिन मैंने कुछ और कहा होता तो शायद सब अलग हो सकता था। शायद मुझे फिर से वही मिल जाए। ध्यान दो, एक मेमोरी आई थी, लेकिन अब उसके साथ कई थॉट्स जुड़ गए। फिर थॉट एक पॉसिबिलिटी बनाता है। पॉसिबिलिटी रिग्रेट को जन्म दे सकती है। रिग्रेट किसी दूसरी मेमोरी को सामने ला सकता है और धीरे धीरे मन उसी इमोशनल सर्कल में घूमने लगता है। यही जगह बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि कई बार हमें लगता है कि हम केवल अतीत को याद कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि हम अतीत को याद करने के साथ साथ उसकी व्याख्या भी कर रहे हों, उसका अर्थ तय कर रहे हों और अपने बारे में कंक्लूजन्स बना रहे हों। शायद मुझ में ही कमी थी। अब किसी पर भरोसा करना मुश्किल है। मेरे साथ ऐसा हमेशा होता है। ये सेंटेंसेस केवल मेमोरीज नहीं है, ये माइंड द्वारा बनाए गए कंक्लूजन्स हो सकते हैं। और जब कोई कंक्लूजन बार बार दोहराया जाता है, तो वो फेमिलियर लगने लगता है। फिर फेमिलियर चीज कभी कभी इतनी कन्विंसिंग लगती है कि हम उसे बिना जांचे सच मान लेते हैं।
यही मेमोरी धीरे धीरे हमारी सेल्फ इमेज को प्रभावित कर सकती है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हर मेमोरी सोरो पैदा करती है। कई मेमोरीज सुखद भी होती हैं, कुछ हमें सीख देती हैं, कुछ हमें सावधान करती हैं, कुछ हमें जीवन की महत्वपूर्ण बातें याद दिलाती हैं। इसलिए बात मेमोरी को हटाने की नहीं है, बात यह देखने की है कि इमोशनल मेमोरी आने के बाद हमारा माइंड उसके साथ क्या करता है। मेमोरी आई और हमने उसे देखा, या मेमोरी आई और हम उसके पीछे चल पड़े। एक थॉट आया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और अचानक हमें एहसास होता है कि हम वर्तमान कमरे में बैठे हैं, लेकिन हमारा माइंड कई साल पीछे किसी पुराने दृश्य में घूम रहा है। शायद यही ऑब्जर्वेशन की जरूरत दिखाई देती है। हर थॉट को रोकने के लिए नहीं, हर मेमोरी को मिटाने के लिए नहीं, बल्कि यह पहचानने के लिए कि माइंड की मूवमेंट शुरू कहां हुई, कौन सी मेमोरी आई, उसके साथ कौन सा थॉट जुड़ा, उस थॉट ने कौन सी कहानी बनाई, और उस कहानी ने तुम्हारे भीतर कौन सी फीलिंग पैदा की। यह सवाल किसी फाइनल आंसर के लिए नहीं है, यह केवल देखने के लिए है, क्योंकि शायद मेमोरी अतीत की हो सकती है, लेकिन उसके साथ चलने वाली साइकोलॉजिकल कहानी हर बार वर्तमान में बनती है। और जब यह दिखाई देने लगता है तो एक और सवाल सामने आता है, अगर मन सोरो की कहानी को दोहरा सकता है, तो क्या वही मन सोरो से बचने के लिए भी कई रास्ते बनाता है? शायद हम दुख से केवल दुखी नहीं होते, शायद हम उससे बचने में भी बहुत कुछ करते रहते हैं, और अगली परत वहीं से शुरू होती है, एस्केप। अध्याय 3, दुख से भागने की हमारी पूरी व्यवस्था। दुख सामने आता है और मन को सबसे पहले क्या चाहिए? दुख नहीं, उससे दूरी। कुछ लोग खुद को काम में इतना व्यस्त कर लेते हैं कि अकेले बैठने का समय ही ना मिले। कुछ लगातार फोन देखते रहते हैं, कुछ हर खाली पल को किसी आवाज, किसी वीडियो या किसी बातचीत से भर देते हैं। कुछ अपने दर्द को समझने के बजाय उसके बारे में लगातार सोचते रहते हैं। बाहर से ये सब अलग अलग चीजें दिखाई देती हैं, लेकिन इनके पीछे एक कॉमन मूवमेंट हो सकती है। मन अनकंफर्टेबल फीलिंग के साथ ज्यादा देर नहीं रहना चाहता। मान लो किसी शाम तुम्हारा मन भारी है, कोई खास वजह भी साफ दिखाई नहीं दे रही, कमरे में शांति है, फोन सामने रखा है, और जैसे ही कुछ मिनट अकेले गुजरते हैं, अंदर बेचैनी महसूस होने लगती है। तुम फोन उठा लेते हो, एक वीडियो देखते हो, फिर दूसरा, फिर तीसरा। कुछ देर के लिए ध्यान हट जाता है, लेकिन जब स्क्रीन बंद होती है, वही फीलिंग फिर सामने आ सकती है। यहां सवाल यह नहीं कि फोन देखना गलत है, ना ही एंटरटेनमेंट गलत है। हम सभी कभी कभी अपना ध्यान दूसरी चीजों पर लगाते हैं। सवाल कुछ और है, क्या हम डिस्ट्रैक्शन का इस्तेमाल कॉन्शियसली कर रहे हैं, या हर बार अनकंफर्टेबल फीलिंग आते ही उससे बचने के लिए? इन दोनों में अंतर है, क्योंकि कभी कभी डिस्ट्रैक्शन केवल आराम हो सकता है, लेकिन अगर माइंड हर बार साइलेंस से बचने लगे, हर बार अकेलेपन से बचने लगे, हर बार किसी पेनफुल थॉट को आते ही दबाने लगे, तो शायद हमें उस मूवमेंट को देखना चाहिए। एक और तरीका है, मन दुख से भागता नहीं दिखाई देता, वह उसके बारे में लगातार सोचता रहता है। ऐसा क्यों हुआ? उसने ऐसा क्यों किया? मैंने क्या गलती की? अगर समय वापस मिल जाए तो? पहली नजर में लगता है कि हम समस्या सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन क्या हर थिंकिंग वास्तव में अंडरस्टैंडिंग होती है? कभी कभी थॉट किसी घटना को समझने के बजाय उसी घटना को अलग अलग वर्जन्स में दोहराता रहता है। घटना वही, सवाल वही, बस कहानी बदलती रहती है, और मन को लगता है कि वह कुछ कर रहा है, लेकिन शायद वह उसी सर्कल में घूम रहा होता है। फिर एक तीसरा रास्ता है, खुद को किसी नई उम्मीद में डाल देना। कुछ समय बाद सब अच्छा हो जाएगा, कोई नया व्यक्ति आएगा, एक दिन मैं बिल्कुल बदल जाऊंगा। फ्यूचर की पॉसिबिलिटी अपने आप में गलत नहीं है। जीवन में उम्मीद की जगह हो सकती है, लेकिन अगर वर्तमान के दर्द को देखे बिना हम लगातार फ्यूचर में राहत खोजते रहें, तो क्या हम अभी जो महसूस हो रहा है उससे बच नहीं रहे?
यही बात बिलीफ्स और रेडीमेड आंसर्स पर भी लागू हो सकती है। कभी मन किसी निश्चित एक्सप्लेनेशन को पकड़ लेता है, ऐसा होना ही था, सब कुछ किसी कारण से होता है, मुझे बस स्ट्रांग रहना चाहिए। ऐसे विचार कुछ समय के लिए कंफर्ट दे सकते हैं, लेकिन कंफर्ट और अंडरस्टैंडिंग एक ही चीज नहीं है। किसी अनुभव को नाम दे देना उसे समझ लेना नहीं है, और शायद सौरों के साथ हमारी सबसे गहरी मुश्किल यही है। हम उसे अनुभव करने से पहले उसका मीनिंग तय कर देते हैं। हम कहते हैं, यह दुख है, यह मेरी गलती है, यह उसकी वजह से है, यह समय की वजह से है, और फिर उस कंक्लूजन के आधार पर आगे जीने लगते हैं। लेकिन अगर कुछ क्षण के लिए हम कोई कंक्लूजन ना बनाएं, ना भागें, ना दबाएं, ना तुरंत समझाएं, बस देखें मन में क्या हो रहा है, कौन सा थॉट उठ रहा है, किस फीलिंग से हम असहज हो रहे हैं, और उस असहजता से बचने के लिए हम तुरंत क्या करने लगते हैं। शायद यही ऑब्जर्वेशन एस्केप को विजिबल बना सकती है, क्योंकि जिस चीज को हम देख नहीं पाते उससे हमारा संबंध बदलना मुश्किल होता है। और जब एस्केप दिखाई देने लगता है तो एक और गहरा सवाल सामने आता है, अगर मैं दुख से भाग रहा हूं तो दुख को देखने वाला कौन है? क्या मैं सौरों से अलग खड़ा हूं, या जिस मैं को दुख से बाहर निकलना है वह भी उसी थॉट और मेमोरी से बना है जिससे सौरों पैदा हो रहा है। यहीं से अगली परत खुलती है, ऑब्जर्वर और सौरों। अध्याय 4, ऑब्जर्वर और सौरों। कभी अपने दुख के बीच एक पल के लिए रुक कर देखना। मन के भीतर एक वाक्य अक्सर उठता है, मैं दुखी हूं। यह बहुत सामान्य बात है, लेकिन अगर हम इसे थोड़ा ध्यान से देखें तो एक दिलचस्प सवाल सामने आता है, यहां मैं कौन है और दुख क्या है? ऐसा लगता है जैसे मैं एक तरफ खड़ा हूं और मेरा दुख दूसरी तरफ। जैसे मैं अपने सौरों को देख सकता हूं, उसका कारण समझ सकता हूं और फिर उसे बदल सकता हूं। लेकिन क्या यह दूरी वास्तव में इतनी स्पष्ट है? मान लो किसी व्यक्ति ने तुम्हें निराश किया, तुम्हें चोट लगी, फिर मन कहता है मुझे इतना दुखी नहीं होना चाहिए। कुछ देर बाद दूसरा विचार आता है, मुझे मजबूत रहना चाहिए। फिर तीसरा, मुझे इसे भूल जाना चाहिए। अब ध्यान दो, एक फीलिंग आई और उसके तुरंत बाद माइंड ने उसके बारे में जजमेंट बनाना शुरू कर दिया। यह अच्छा नहीं है, यह नहीं होना चाहिए, मुझे इससे बाहर निकलना है। शायद यहीं से एक दूसरा संघर्ष पैदा होता है। पहला अनुभव था दुख, और उसके ऊपर मन ने एक और लेयर जोड़ दी, दुख को लेकर जजमेंट, फिर जजमेंट के खिलाफ रेजिस्टेंस, और फिर रेजिस्टेंस से पैदा हुई बेचैनी। इसका मतलब यह नहीं कि हमें अपने इमोशंस के साथ कुछ नहीं करना चाहिए। जीवन में प्रैक्टिकल सिचुएशंस होती हैं, कभी बातचीत करनी पड़ती है, कभी कोई डिसीजन लेना पड़ता है। लेकिन साइकोलॉजिकल स्तर पर एक अलग सवाल पूछा जा सकता है, क्या मैं अपने दुख को समझने से पहले ही उसे बदलने की कोशिश कर रहा हूं? अगर हां, तो शायद हमें ऑब्जर्वर की भूमिका को भी देखना होगा, क्योंकि ऑब्जर्वर केवल देखने वाला नहीं हो सकता, वो जज भी हो सकता है। वो कंपेयर कर सकता है, वो कह सकता है मैं पहले ऐसा नहीं था, मुझे जल्दी ठीक हो जाना चाहिए, दूसरे लोग मुझसे बेहतर संभाल लेते हैं। और अचानक सौरों के साथ कंपैरिजन जुड़ जाता है, फिर सौरों के साथ सेल्फ जजमेंट जुड़ जाता है। अब अनुभव केवल दुख का नहीं रह जाता, उसके साथ यह विचार भी जुड़ जाता है, मेरे अंदर कुछ गलत है। और शायद यही एक महत्वपूर्ण साइकोलॉजिकल डिस्टिंक्शन है। दुख महसूस होना एक अनुभव हो सकता है, लेकिन उस अनुभव के बारे में बनाई गई कहानी अलग चीज हो सकती है। एक मेमोरी आती है, उससे फीलिंग जुड़ती है, फिर थॉट आता है, थॉट मीनिंग बनाता है, और मीनिंग के आधार पर मैं की एक इमेज मजबूत हो सकती है। मैं ऐसा व्यक्ति हूं, मेरे साथ ऐसा ही होता है, मैं बहुत सेंसिटिव हूं, मैं कभी इससे बाहर नहीं निकलूंगा। लेकिन क्या ये बातें तथ्य हैं या उस समय माइंड द्वारा बनाई गई इंटरप्रिटेशंस? इसका आंसर तुरंत देना जरूरी नहीं। शायद सवाल को खुला रखना ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब हम किसी इमोशन को तुरंत डिफाइन कर देते हैं तो हम उसके बारे में एक फिक्स्ड पिक्चर बना लेते हैं, और फिक्स्ड पिक्चर के बाद ऑब्जर्वेशन मुश्किल हो सकती है।
इसलिए अगली बार जब सौरव उठे तो खुद से कोई बड़ी फिलोसॉफिकल बात कहने की जरूरत नहीं, बस यह देखना पर्याप्त हो सकता है अभी क्या महसूस हो रहा है, उस फीलिंग के साथ कौन सा थॉट आया, क्या मैं उसे बदलना चाहता हूं, क्या मैं उससे भाग रहा हूं, क्या मैं उसे जज कर रहा हूं, और क्या मैं और उस एक्सपीरियंस के बीच जो दूरी मुझे दिखाई दे रही है वह वास्तव में उतनी स्पष्ट है। यह कोई एक्सरसाइज नहीं है, न कोई टेक्निक, न कोई फॉर्मूला। यह केवल एक इनविटेशन है अपने ही साइकोलॉजिकल मूवमेंट को थोड़ा करीब से देखने का, क्योंकि शायद हम सौरव को केवल इसलिए नहीं झेलते कि कोई घटना कठिन थी। कभी कभी उसके साथ हमारी इंटरप्रिटेशन, हमारी एक्सपेक्टेशंस, हमारी अटैचमेंट और हमारी रेजिस्टेंस भी जुड़ जाती है। और जब ये सब एक साथ दिखाई देने लगते हैं तो सवाल और गहरा हो जाता है। जिस चीज को खोने का हमें डर है, क्या सौरव केवल उस लॉस से जुड़ा है या उस इमेज से भी जिसे हमने उसके साथ बना रखा था? यहीं से अगली परत खुलती है, अटैचमेंट, लॉस और फियर। अध्याय 5, अटैचमेंट, लॉस और फियर। किसी चीज को खोने का डर अक्सर उसके खोने से पहले ही शुरू हो जाता है। किसी व्यक्ति से रिश्ता है, सब ठीक चल रहा है, फिर भी मन के किसी कोने में एक विचार आता है, अगर ये रिश्ता बदल गया तो, अगर ये व्यक्ति मुझसे दूर हो गया तो, अगर एक दिन ये सब मेरे पास नहीं रहा तो। ध्यान दो, अभी कुछ खोया नहीं है, लेकिन माइंड पहले ही लॉस की पॉसिबिलिटी को इमेजिन कर चुका है। और कभी कभी केवल पॉसिबिलिटी ही बेचैनी पैदा करने लगती है। यहीं अटैचमेंट को समझना दिलचस्प हो जाता है। अटैचमेंट का मतलब केवल किसी व्यक्ति से प्यार या लगाव होना नहीं है। किसी इंसान से जुड़ाव जीवन का स्वाभाविक हिस्सा हो सकता है। हम लोगों की परवाह करते हैं, उनके साथ समय बिताते हैं, उनकी खुशी हमारे लिए मायने रखती है। समस्या को इतनी सरलता से डिफाइन नहीं किया जा सकता। सवाल शायद ये है, क्या किसी व्यक्ति के साथ जुड़ाव धीरे धीरे हमारी साइकोलॉजिकल सिक्योरिटी का आधार बन जाता है? जब ऐसा होता तो रिलेशनशिप केवल रिलेशनशिप नहीं रहता, उसके साथ हमारी एक्सपेक्टेशंस जुड़ने लगती हैं। एक इमेज बनती है, वो हमेशा मेरे साथ रहेगा, ये रिश्ता ऐसा ही रहेगा, ये व्यक्ति मुझे हमेशा समझेगा। और जब रियलिटी उस इमेज से अलग दिखाई देती है तो भीतर कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो सकता है, क्योंकि घटना केवल ये नहीं है कि कुछ बदल गया, एक उम्मीद भी टूट रही है, एक इमेजिन फ्यूचर भी बदल रहा है। और शायद सबसे मुश्किल बात यही है, हम केवल किसी व्यक्ति को नहीं खोते, कभी कभी हम उस कहानी को भी खोते हैं जो हमने उसके साथ अपने भविष्य की बनाई थी। मान लो एक पिता अपने बच्चे के भविष्य की एक तस्वीर मन में बना चुका है। उसने तय कर लिया है कि बच्चा क्या करेगा, कैसा बनेगा, किस दिशा में जाएगा। लेकिन बच्चा बड़ा होकर कुछ बिल्कुल अलग चुनता है। बाहर से देखें तो यह केवल एक चॉइस है, लेकिन पिता के भीतर यह एक लॉस जैसा महसूस हो सकता है। क्यों? क्योंकि केवल प्लान नहीं बदला, एक साइकोलॉजिकल इमेज टूट गई। यह उदाहरण हर व्यक्ति पर लागू हो ऐसा जरूरी नहीं, लेकिन यह हमें एक सवाल पूछने में मदद करता है, क्या सौरव कभी उस चीज से जुड़ा होता है जो वास्तव में हमारे पास थी, और कभी उस चीज से भी जिसे हमने अपने मन में भविष्य के रूप में पकड़ रखा था? इसीलिए फियर और अटैचमेंट का संबंध समझना जरूरी है। जिस चीज को हम बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं, उसके बदलने की संभावना भी हमें ज्यादा प्रभावित कर सकती है। हम उसे सुरक्षित रखना चाहते हैं, कंट्रोल करना चाहते हैं, उसके फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना चाहते हैं, लेकिन जीवन पूरी तरह हमारे कंट्रोल में नहीं है। लोग बदलते हैं, रिश्ते बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, हम स्वयं भी बदलते हैं। और जब माइंड किसी चीज को स्थायी मानकर बैठ जाता है तो बदलाव उसे शॉक की तरह महसूस हो सकता है। फिर एक दूसरा संघर्ष शुरू होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन जीवन हमेशा हमारे साइकोलॉजिकल प्लान्स के अनुसार नहीं चलता। यही सौरव को देखने का एक और रास्ता खुलता है। शायद सवाल यह नहीं कि अटैचमेंट गलत है या सही। सवाल यह है, जब अटैचमेंट के साथ फियर जुड़ जाता है तो माइंड के भीतर क्या मूवमेंट शुरू होती है? क्या मैं उस व्यक्ति को उसकी वास्तविकता में देख रहा हूं,
या उस इमेज के माध्यम से जो मैंने उसके बारे में बना रखी है? क्या मैं रिलेशनशिप को जी रहा हूं या उसे खोने के डर के साथ जी रहा हूं? कभी कभी फियर हमें उस चीज से चिपकाए रख सकता है जिसे हम वास्तव में प्रेम समझ रहे होते हैं। और कभी कभी लॉस के बाद सौरो इतना गहरा इसलिए महसूस हो सकता है क्योंकि हमने उस व्यक्ति के साथ अपनी आइडेंटिटी का भी एक हिस्सा जोड़ रखा था। लेकिन यहां भी कोई फाइनल कंक्लूजन जरूरी नहीं। हर अटैचमेंट एक जैसी नहीं होती, हर लॉस एक जैसा नहीं होता, हर सौरो की कहानी भी एक जैसी नहीं होती। इसलिए जरूरी है कि हम किसी फॉर्मूला की तलाश न करें, बल्कि अपने अनुभव को देखें। जब किसी चीज के बदलने का डर आता है, मन क्या करता है? क्या वो कंट्रोल करना चाहता है? क्या वो फ्यूचर की कल्पना करता है? क्या वो पुरानी मेमोरीज को पकड़ता है? क्या वो कहता है ये कभी नहीं बदलना चाहिए? शायद इन छोटे छोटे मूवमेंट्स को देखना हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, बजाय इसके कि हम अटैचमेंट को तुरंत सही या गलत घोषित कर दें। क्योंकि जिस क्षण हम लेबल लगाते हैं, हम फिर एक कंक्लूजन बना लेते हैं। और शायद इस पूरी यात्रा में हमें कंक्लूजन से ज्यादा क्लैरिटी की जरूरत है। क्योंकि क्लैरिटी किसी चीज को जबरदस्ती बदलने से नहीं आती। कभी कभी वो तब दिखाई देती है जब हम पहली बार ये देखते हैं कि हमारे भीतर फियर, अटैचमेंट और लॉस एक दूसरे को कैसे छूते हैं। और अब एक और सवाल सामने है। अगर हम अटैचमेंट और लॉस की इस पूरी मूवमेंट को बिना तुरंत जज किए देख सकें, तो क्या सौरो को देखने का तरीका भी बदल सकता है? यही हमें अगली परत तक ले जाता है। सौरो को बदलना नहीं, उसे देखना। अध्याय 6, सौरो को बिना बदले देखना। हम अक्सर मान लेते हैं कि किसी समस्या को समझने का मतलब है उसका समाधान खोज लेना, कुछ करना, कुछ बदलना, कुछ ठीक करना। लेकिन साइकोलॉजिकल अनुभवों के साथ बात हमेशा इतनी सीधी नहीं होती। कभी कभी समझने की शुरुआत कुछ करने से नहीं, देखने से होती है। सौरो आता है और मन तुरंत प्रतिक्रिया देता है। मुझे ऐसा महसूस नहीं करना चाहिए, मुझे इससे बाहर निकलना होगा, मुझे खुद को बिजी रखना चाहिए, मुझे इसके बारे में सोचना बंद करना चाहिए। ये रिएक्शंस अपने आप में असामान्य नहीं है। जब कोई अनकंफर्टेबल फीलिंग आती है तो मन स्वाभाविक रूप से उससे दूरी चाहता है। लेकिन एक क्षण के लिए सोचो, अगर हर बार सौरो आते ही हम उसे बदलने की कोशिश करें, तो क्या हमें कभी यह देखने का अवसर मिलेगा कि वो वास्तव में हमारे भीतर कैसे काम करता है? मान लो रात का समय है, दिन भर की सारी आवाजें कम हो चुकी हैं, फोन एक तरफ रखा है और अचानक कोई पुरानी मेमोरी सामने आती है। शायद किसी व्यक्ति की, शायद किसी बातचीत की, शायद किसी ऐसी उम्मीद की जो पूरी नहीं हुई। एक फीलिंग उठती है, मन भारी हो जाता है और उसी क्षण थॉट शुरू हो सकता है। फिर वही बात, फिर दूसरा थॉट, मैं अभी तक इससे बाहर क्यों नहीं आया? फिर तीसरा, मुझे अब तक आगे बढ़ जाना चाहिए था। ध्यान लो, पहले एक फीलिंग थी, लेकिन अब उसके साथ कई थॉट्स जुड़ गए। और शायद यही ऑब्जर्वेशन का पहला पॉइंट है। फीलिंग को तुरंत बदलने के बजाय यह देखना कि उसके साथ माइंड क्या कर रहा है। ऑब्जर्वेशन का मतलब अपने दुख को पसंद करना नहीं है, ना ही इसका मतलब उसमें फंसे रहना है, और ना ही इसका अर्थ यह है कि प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ करना ही नहीं चाहिए। ऑब्जर्वेशन केवल इतना हो सकता है, जो इस समय भीतर घट रहा है उसे थोड़ी स्पष्टता के साथ देखना। अगर सैडनेस है तो सैडनेस को नोटिस करना, अगर एंगर है तो एंगर को नोटिस करना, अगर फियर है तो फियर को नोटिस करना। लेकिन साथ ही यह भी देखना उस फीलिंग के बाद कौन सा थॉट आता है। क्या माइंड उसे किसी पुराने अनुभव से जोड़ रहा है? क्या वो भविष्य की कोई तस्वीर बना रहा है? क्या वो खुद को ब्लेम कर रहा है? क्या वो किसी व्यक्ति को दोष दे रहा है? या क्या वो तुरंत एस्केप खोज रहा है? यही ऑब्जर्वेशन गहरी हो सकती है, क्योंकि हम अक्सर केवल इमोशन को देखते हैं, लेकिन इमोशन के आसपास चल रही पूरी साइकोलॉजिकल मूवमेंट को नहीं देखते। मान लो लोनलीनेस महसूस हुई,
फीलिंग है अकेलापन, लेकिन थॉट कह सकता है कोई मुझे समझता नहीं। फिर दूसरा, शायद कोई कभी समझेगा भी नहीं। फिर तीसरा, शायद मेरे अंदर ही कोई कमी है। अब क्या केवल लोनलीनेस बची है, या लोनलीनेस के साथ एक कहानी भी बन चुकी है? यह डिस्टिंक्शन महत्वपूर्ण है, क्योंकि फीलिंग एक अनुभव हो सकती है, लेकिन उसके बारे में हमारा कंक्लूजन उस अनुभव को एक अलग दिशा दे सकता है। इसलिए ऑब्जर्वेशन का अर्थ कंक्लूजन ढूंढना नहीं है। यह पूछना भी जरूरी नहीं, मैं ऐसा क्यों हूं? कभी कभी उससे पहले का सवाल ज्यादा सरल है, अभी क्या हो रहा है? बस, क्या फीलिंग बदल रही है? क्या थॉट बदल रहा है? क्या मेमोरी वापस आ रही है? क्या मैं उससे लड़ रहा हूं? क्या मैं उसे हटाना चाहता हूं? क्या मैं उसके बारे में कोई कहानी बना रहा हूं? इन सवालों के जवाब तुरंत मिले ये जरूरी नहीं, क्योंकि यहां उद्देश्य कोई फाइनल आंसर हासिल करना नहीं है। उद्देश्य अपने माइंड की मूवमेंट को थोड़ा साफ देखना है। और शायद जब हम किसी अनुभव को बिना तुरंत लेबल लगाए देखते हैं, तो हमें यह भी दिखाई देने लगता है कि हमारी इनर स्टेट हमेशा एक जैसी नहीं रहती। एक थॉट आता है, फिर चला जाता है। एक फीलिंग उठती है, फिर बदल जाती है। एक मेमोरी आती है, फिर पीछे हट जाती है। लेकिन हम अक्सर इन बदलती हुई चीजों को एक स्थायी आइडेंटिटी बना देते हैं। मैं दुखी इंसान हूं, मैं बहुत सेंसिटिव हूं, मैं कभी आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। शायद ये कंक्लूजन्स हमें अपने अनुभव से ज्यादा स्थायी बना देते हैं, और इसलिए ऑब्जर्वेशन का अर्थ अपने बारे में नई आइडेंटिटी बनाना नहीं है। न मैं बहुत अवेयर हूं, न मैं अपने इमोशंस से ऊपर हूं। बस देखना, बिना खुद को कोई नया लेबल दिए, क्योंकि शायद सौरों को समझने के लिए हमें उससे लड़ने की जरूरत कम और उसे साफ देखने की जरूरत ज्यादा है। और जब देखने की यह क्षमता थोड़ी स्पष्ट होती है, तो एक बहुत गहरा सवाल सामने आता है। अगर सौरों को हटाने की जल्दी थोड़ी देर के लिए रुक जाए, अगर माइंड उसे दबाने के बजाय देखे, अगर ऑब्जर्वर तुरंत जजमेंट न बनाए, तो क्या सौरों के साथ हमारा संबंध बदल सकता है? शायद इसका कोई तय जवाब नहीं, और शायद यही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अंतिम सवाल किसी फॉर्मूला का नहीं है। सवाल यह है, क्या सौरों को बदलने से पहले हम उसे वास्तव में देख सकते हैं? और अगर देखने का तरीका बदल जाए, तो क्या भीतर कुछ और भी बदलने लगता है? यही हमें अंतिम अध्याय तक ले जाता है, सौरों के पार क्या है? अध्याय 7, सौरों के पार क्या है? शायद इस पूरी यात्रा का आखिरी सवाल यह नहीं है, सौरों को कैसे खत्म किया जाए। शायद सवाल इससे पहले आता है, जब सौरों सामने हो, तब मैं उसे देख कैसे रहा हूं? क्योंकि दुख आते ही हमारा मन अक्सर भविष्य की तरफ देखने लगता है। कुछ समय बाद मैं ठीक हो जाऊंगा, एक दिन ये सब पीछे छूट जाएगा, शायद कोई नई शुरुआत सब बदल देगी। इनमें से कोई बात गलत हो ऐसा जरूरी नहीं। समय अपना काम करता है, परिस्थितियां बदलती हैं, लोग बदलते हैं, हम भी बदलते हैं। लेकिन साइकोलॉजिकल स्तर पर एक और सवाल बचा रहता है, क्या केवल समय गुजरने से किसी अनुभव की हमारी समझ भी बदल जाती है? कभी साल बीत जाते हैं, लेकिन कोई पुरानी मेमोरी अभी भी वैसी ही तीखी महसूस हो सकती है। क्यों? शायद इसलिए कि घटना केवल अतीत में नहीं रहती, उसके साथ बनी इंटरप्रिटेशन भी हमारे भीतर बनी रह सकती है। हम कहते हैं, मेरे साथ जो हुआ उसने मुझे बदल दिया, लेकिन उसके बाद एक और चीज हो सकती है। हम उस घटना के आधार पर अपने बारे में एक कहानी बना लेते हैं। अब मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकता, मैं हमेशा अकेला रहूंगा, लोग आखिर में छोड़ ही देते हैं। मेरी जिंदगी में ऐसा ही होता है। हो सकता है इनमें से कोई बात किसी व्यक्ति को उस समय बिल्कुल सच लगे, लेकिन सवाल यह है, क्या यह सत्य है या एक अनुभव से बनी हुई कंक्लूजन है? यहीं डल माइंड की बात एक अलग अर्थ ले सकती है। यह इंटेलिजेंस की कमी की बात नहीं है, न एजुकेशन की, न नॉलेज की, बल्कि शायद उस स्थिति की जहां माइंड किसी नई चीज को भी पुराने निष्कर्षों के माध्यम से देखने लगे। वो पहले से तय कर ले, मैं जानता हूं ये क्या है,
मैं जानता हूं ये फिर कैसे होगा, मैं जानता हूं लोग कैसे होते हैं। और जब माइंड पहले से जानता हुआ चलता है तो शायद देखने की संभावना थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि देखने के लिए ओपननेस चाहिए, ये मानने की संभावना कि शायद मैं इसे पूरी तरह नहीं समझता। और यही बात सौरों पर भी लागू हो सकती है। मान लो कोई पुरानी मेमोरी सामने आती है, तुरंत थॉट कहता है फिर वही दर्द। लेकिन क्या हम रुक कर देख सकते हैं अभी वास्तव में क्या हो रहा है? एक मेमोरी है, एक फीलिंग है, एक थॉट है, या इन सब के बीच एक पूरी कहानी बन रही है? शायद सौरों को समझने का अर्थ उसके बारे में कोई परफेक्ट एक्सप्लेनेशन ढूंढना नहीं है, बल्कि उस पूरी मूवमेंट को देखना है। मेमोरी आती है, थॉट उसे पकड़ता है, अटैचमेंट उसे मीनिंग देता है, फियर भविष्य की तस्वीर बनाता है, और माइंड कहता है ये नहीं बदलना चाहिए था। फिर रेजिस्टेंस शुरू हो जाता है। अगर ये सब दिखाई देने लगे तो शायद हमारे पास किसी कंक्लूजन से ज्यादा क्लैरिटी की संभावना होती है। और क्लैरिटी का अर्थ ये नहीं कि अब जीवन में कभी दुख नहीं आएगा। लॉस फिर भी हो सकता है, सेपरेशन फिर भी हो सकती है, किसी प्रिय व्यक्ति से दूरी फिर भी दर्द दे सकती है, जीवन में अनसर्टेनिटी बनी रह सकती है। इसलिए यह कहना कि अगर तुम सही तरीके से ऑब्जर्व करोगे तो सौरों हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, एक बहुत बड़ा दावा होगा, और ऐसी गारंटी की जरूरत भी नहीं। शायद ज्यादा ईमानदार सवाल यह है, क्या सौरों के साथ हमारा रिलेशनशिप बदल सकता है अगर हम उसे समझने से पहले उसे बदलने की जल्दी ना करें? क्योंकि कई बार हम सौरों को नहीं देखते, हम केवल उसके बारे में अपनी कहानी देखते हैं, और कहानी के पीछे कहानी बनती रहती है। लेकिन अगर किसी क्षण वो कहानी थोड़ी शांत हो जाए तो शायद अनुभव को देखने की एक नई जगह मिल सकती है। यही जगह विजडम से जुड़ सकती है। नॉलेज हमें बता सकता है कि सौरों क्या है, साइकोलॉजी हमें उसके कई पैटर्न समझा सकती है, लेकिन जब सौरों वास्तव में हमारे सामने आता है तब हम उसके साथ कैसे रहते हैं? शायद ये सवाल ज्यादा व्यक्तिगत है, और शायद यही नॉलेज और विजडम के बीच का अंतर दिखाई देता है। विजडम कोई जमा की हुई इंफॉर्मेशन नहीं, ये कोई टाइटल नहीं, कोई सर्टिफिकेट नहीं। शायद ये देखने की वो क्षमता है जिसमें हम अपने अनुभव को हर बार पुराने निष्कर्ष से देखने की मजबूरी से थोड़ा मुक्त हो सकें। और शायद यही कारण है कि इस पूरी यात्रा का अंत किसी आंसर पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि आंसर मिलते ही मन उसे पकड़ सकता है, फिर वो नया कंक्लूजन बन सकता है, नया बिलीफ, नई आइडेंटिटी। इसलिए शायद सवाल को खुला रखना ज्यादा जरूरी है। अगली बार सौरों आए तो तुरंत ये मत पूछना ये कब खत्म होगा। कुछ क्षण के लिए बस देखना, क्या मेमोरी आई, क्या थॉट आया, क्या कोई एक्सपेक्टेशन टूटी, क्या फियर सामने आया, क्या मैं उसे बदलना चाहता हूं, क्या मैं उससे भाग रहा हूं। और फिर उस सब को तुरंत कोई नाम देने की जरूरत नहीं, क्योंकि शायद सबसे गहरी समझ तब नहीं आती जब मन कहता है अब मुझे इसका जवाब पता है। शायद वो तब आती है जब मन थोड़ी देर के लिए कह सके मैं इसे अभी पूरी तरह नहीं जानता, इसलिए मैं इसे देखूंगा। शायद सौरों का सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये नहीं कि दुख कब खत्म होगा, बल्कि ये है जब दुख मेरे सामने होगा क्या मैं अपनी पुरानी कहानी के बिना उसे देख पाऊं? शायद हमने सौरों को बहुत जल्दी एक समस्या मान दिया। दुख आया और मन ने तुरंत पूछा इसे कैसे खत्म करूं। फिर कोई डिस्ट्रैक्शन आया, कोई एक्सप्लेनेशन, कोई उम्मीद, कोई पुरानी मेमोरी या कोई नया थॉट। बस इतना कि उस फीलिंग के साथ हमें ज्यादा देर ना रहना पड़े। लेकिन शायद एक अलग संभावना भी है, दुख को तुरंत बदलने की कोशिश न करना, उसे सही साबित करने की कोशिश भी न करना, और उसे गलत साबित करने की कोशिश भी नहीं। बस देखना, देखना कि उसके भीतर क्या चल रहा है, कौन सी मेमोरी वापस आती है, कौन सा थॉट उसे पकड़ता है, कौन सी एक्सपेक्टेशन टूटती है, कौन सा फियर भविष्य की तस्वीर बनाता है, और कैसे इन सब के बीच एक कहानी बनती है, मेरे साथ ये हुआ। शायद सौरों केवल वो नहीं है जो जीवन में घटा, उसके साथ हमारा माइंड जो कुछ करता है वो भी उसके अनुभव का हिस्सा बन सकता है।
लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हर दुख हमारी सोच की गलती है। नहीं, कुछ लॉसेस वास्तविक होते हैं। कुछ रिश्तों का टूटना सच में कठिन होता है। कुछ मेमोरीज बहुत गहरी होती हैं और कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें कोई आसान एक्सप्लेनेशन छोटा नहीं कर सकती। इसलिए शायद इस पूरी यात्रा का उद्देश्य तुम्हारे दुख को छोटा करना नहीं था। उद्देश्य केवल एक सवाल तक पहुंचना था। क्या तुम अपने दुख को वैसे देख सकते हो जैसा वो इस क्षण है, बिना खुद को दोष दिए, बिना किसी दूसरे को दोष दिए, बिना तुरंत कोई कहानी बनाए, बिना ये तय किए कि मुझे ऐसा महसूस नहीं करना चाहिए। क्योंकि शायद क्लैरिटी का अर्थ हर सवाल का जवाब मिल जाना नहीं है। कभी कभी क्लैरिटी तब शुरू होती है जब मन जवाब बनाने की जल्दी छोड़ देता है। और शायद यहीं डल माइंड की बात एक अलग अर्थ में दिखाई देती है। एक मन जो हर नए अनुभव को पुरानी मेमोरी, पुराने डर, पुराने कंक्लूजन्स और पुरानी आइडेंटिटी के माध्यम से देखता है। शायद वो वर्तमान को पूरी तरह देख नहीं पाता। लेकिन जब मन ये स्वीकार कर सकता है, शायद मैं इसे अभी पूरी तरह नहीं समझता, तब देखने के लिए जगह बनती है। और जहां देखने की जगह होती है, वहीं से विजडम की संभावना भी होती है। इसलिए अगली बार जब सौरो सामने आए, तुरंत ये मत पूछना मैं इससे कब बाहर निकलूंगा। पहले ये देखना, क्या वास्तव में अभी कुछ घट रहा है या कोई पुरानी मेमोरी लौट आई है? क्या कोई थॉट उस मेमोरी को कहानी में बदल रहा है? क्या कोई एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हुई? क्या कोई फियर भविष्य को अपने हिसाब से देखना चाहता है? और क्या मन उस पूरे अनुभव को तुरंत एक नाम देकर बंद करना चाहता है? इन सवालों के जवाब ढूंढना जरूरी नहीं, क्योंकि शायद देखने का अर्थ हर चीज को तुरंत समझ लेना नहीं है। कभी कभी देखने का अर्थ है कुछ क्षण तक निष्कर्ष के बिना रहना। शायद सौरों का सबसे गहरा सवाल यह नहीं है दुख कब खत्म होगा। शायद सवाल इससे भी शांत है, जब दुख मेरे सामने होगा, क्या मैं उसे अपनी पुरानी कहानी के बिना देख पाऊंगा? और शायद यहीं से देखने का एक नया तरीका शुरू हो। या शायद कुछ भी तुरंत न बदले। शायद यही ठीक है, क्योंकि हर चीज को तुरंत बदल देना समझना नहीं होता। कभी कभी सिर्फ देखना, बिना भागे, बिना पकड़े, बिना निष्कर्ष बनाए, और फिर कुछ क्षण के लिए कुछ भी कहने की जरूरत ना हो। शायद सवाल अभी भी वही है, और शायद उसे वहीं रहने देना ही इस पूरी यात्रा का सबसे ईमानदार अंत है।